और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जयपुर से हैदराबाद की बस यात्रा की एक बहुत ही खतरनाक कहानी लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना, और दोस्तों कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो, और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम आदित्य है। मैं जयपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और पिछले कुछ समय से हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक दिन मुझे अचानक जयपुर लौटने की जरूरत पड़ी और मैंने सोचा कि इस बार ट्रेन की बजाय बस से यात्रा करूंगा। बस यात्रा का अनुभव कुछ अलग और नया होगा। ऐसा सोचकर मैं जयपुर से हैदराबाद जाने वाली रात की बस में सवार हो गया। रात के करीब 11 बजे थे जब बस ने अपनी यात्रा शुरू की। बस में यात्रियों की भीड़ कम थी और अधिकांश लोग सोने की तैयारी में थे। मैंने अपनी सीट पर आराम से बैठकर हेडफोन लगाए और संगीत सुनने लगा। थोड़ी देर बाद बस शहर की चमचमाती रोशनी को पीछे छोड़ते हुए सुनसान सड़कों पर दौड़ने लगी। रात गहराती जा रही थी और धीरे धीरे सभी यात्री नींद में खोने लगे। मैंने अपनी सीट की खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि बस एक सुनसान और घने जंगल से गुजर रही थी। अचानक बस में एक अजीब सी सर्द हवा चलने लगी। मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, मानो कोई हमें देख रहा हो। कुछ समय बाद मुझे अपने पीछे की सीट से किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मैंने इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर दिया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फुसफुसाहट की आवाजें तेज और स्पष्ट होती जा रही थीं। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और मैं बेहद डर गया था। थोड़ी देर बाद बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। ड्राइवर और कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि यहां कुछ देर रुकेंगे ताकि सभी फ्रेश हो सकें और कुछ खा पी सकें। मैं भी बस से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ा। ढाबे का माहौल भी अजीब सा था। वहां कुछ लोग बैठे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज कर रही थी। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और वापस बस में आकर बैठ गया। बस ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। कुछ देर बाद मुझे अपनी सीट के नीचे से कुछ खिसकने की आवाज आई। मैंने झुककर देखा तो वहां एक पुराना और जर्जर सा बैग पड़ा था। बैग के अंदर से एक फोटो निकली जिसमें एक परिवार था, माँ, पिता और 2 बच्चे। लेकिन फोटो के पीछे खून से सनी एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, हम वापस आ रहे हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत बैग को उठाकर कंडक्टर को दिखाया, पर उसने कहा कि उसे इस बैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है और यह किसी यात्री का हो सकता है। मैंने बैग को वहीं छोड़ दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। जैसे जैसे रात और गहरी होती जा रही थी, मुझे और भी अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था मानो बस के अंदर कुछ अनदेखी शक्तियां मौजूद हों। एक बार मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि एक आदमी बस के साथ साथ दौड़ रहा है। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरा विकृत था। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और चुपचाप बैठा रहा। रात के करीब 3 बजे बस अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में कुछ समस्या हो गई है और हमें कुछ देर यहीं रुकना पड़ेगा। सभी यात्री नीचे उतर आए और बाहर खड़े हो गए। मैं भी बस से बाहर आ गया और देखा कि हम एक सुनसान गांव के पास थे। उस गांव के सभी घर खंडहर जैसे थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुझे फिर से वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दी। मैंने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे गांव के एक खंडहर घर से रोशनी की एक किरण दिखाई दी। मैं उत्सुकतावश उस ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने मुझे इशारे से बुलाया और कहा, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं तुरंत वापस बस की ओर भागा और ड्राइवर से कहा कि हम जल्द से जल्द यहां से निकलें। ड्राइवर ने इंजन को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और सौभाग्य से इस बार बस चल पड़ी। रात के बाकी समय मैंने अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम लिया और प्रार्थना करता रहा कि हम सुरक्षित हैदराबाद पहुंच जाएं। सुबह के करीब 6 बजे बस हैदराबाद पहुंच गई और मैंने चैन की सांस ली।
ये सफर मेरे जीवन का सबसे डरावना और रहस्यमयी सफर था। आज भी जब मैं उस यात्रा को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या वो सब मेरा भ्रम था या वास्तव में उस बस में कुछ था? ये सवाल आज भी मेरे मन में उलझा हुआ है। हैदराबाद पहुंचने के बाद भी उस सफर की खौफनाक यादें मुझे परेशान करती रहीं। मैंने इस बारे में अपने दोस्तों को बताया, पर वे हंसकर इसे मेरी कल्पना कहकर टाल देते थे। लेकिन मेरे दिल में यह सवाल अब भी जिंदा था, क्या वो सब सच था या मेरा भ्रम? कुछ हफ्तों बाद मुझे एक और प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वापस हैदराबाद जाना पड़ा। इस बार मैंने तय किया कि मैं फिर से बस से ही जाऊंगा, ये जानने के लिए कि पिछली बार जो हुआ वो सच था या नहीं। मैं जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मेरी जिज्ञासा मुझे वहां खींच ले गई। मैंने फिर से उसी बस सेवा की टिकट बुक की। रात के 11 बजे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा और वही बस सामने खड़ी थी। बस में सवार होते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई मुझे पहचान रहा हो। मैंने अपनी सीट पर बैठकर चारों ओर देखा, पर बस में केवल कुछ ही यात्री थे। बस के अंदर की हवा भारी और रहस्यमयी लग रही थी। रात के 12 बजे बस ने अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद बस फिर से उसी जंगल के रास्ते से गुजरने लगी। इस बार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। बस एक बार फिर उसी सुनसान ढाबे पर रुकी। इस बार मैंने तय किया कि मैं ढाबे पर नहीं जाऊंगा। मैं बस में ही बैठा रहा और खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक मुझे ढाबे के एक कोने में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। वह मुझे घूर रही थी और उसके चेहरे पर वही अजीब सी मुस्कान थी। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और मैं घबराकर बस से उतर गया। मैंने ड्राइवर से पूछा, यह बूढ़ी औरत कौन है? ड्राइवर ने मेरी बात को गंभीरता से लिया और कहा, भाई, यहां कोई बूढ़ी औरत नहीं है, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही होगी। मैंने उसकी बात मान ली और वापस बस में चढ़ गया। जैसे ही बस ने फिर से चलना शुरू किया, मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे पीछे बैठा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने अपनी सीट की खिड़की बंद कर दी और आंखें बंद करके भगवान का नाम लेने लगा। रात के 2 बजे बस फिर से रुक गई। इस बार ड्राइवर ने घोषणा की कि इंजन में कोई समस्या आ गई है और हमें कुछ देर यहां रुकना पड़ेगा। सभी यात्री नीचे उतर गए और आसपास का माहौल देखने लगे। मैं भी बस से उतरकर गांव के उस खंडहर घर की ओर बढ़ा जहां पिछली बार मुझे बूढ़ी औरत दिखाई दी थी। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने अंदर झांका तो देखा कि वहां एक छोटी बच्ची बैठी थी जो जोर जोर से रो रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहां हैं? बच्ची ने रोते रोते कहा, मुझे नहीं पता, मैं यहां फंस गई हूं। मैंने सोचा कि उसे बस में ले जाकर ड्राइवर और कंडक्टर को दिखाऊं, लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, वह गायब हो गई। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने वापस बस की ओर दौड़ लगाई और ड्राइवर से सारी बात बताई। ड्राइवर ने कहा, यहां कोई बच्ची नहीं हो सकती, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हुआ होगा। बस फिर से चल पड़ी। इस बार मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। मुझे बार बार वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने ड्राइवर से पूछा कि हमें हैदराबाद पहुंचने में कितना समय लगेगा। उसने कहा, करीब 4-5 घंटे और लगेंगे। रात के करीब 4 बजे बस फिर से एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि यहां से आगे की सड़क बंद है और हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा। सभी यात्री बस से उतरकर बाहर खड़े हो गए। मैंने चारों ओर देखा, पर कहीं कोई रोशनी या आवाज नहीं थी। अचानक मुझे बस के पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने भागकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। अब मेरी हालत बुरी हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। बस में लौटते समय मुझे बस के पीछे के एक कोने में वही पुराना बैग दिखाई दिया। मैंने उसे उठाकर देखा तो उसमें वही फोटो थी जो पिछली बार मैंने देखी थी। इस बार फोटो के पीछे एक और चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, हम वापस आ चुके हैं। मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने तुरंत बैग को वहीं छोड़ दिया और बस में वापस आ गया। इस बार मैंने तय कर लिया कि जब तक हम हैदराबाद नहीं पहुंचते, मैं बस से बाहर नहीं निकलूंगा। बस फिर से चल पड़ी। अब तक मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और मैं बस के अंदर की हर हलचल को ध्यान से देख रहा था। अचानक मुझे अपनी सीट के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर देखा तो वहां एक छोटे से बच्चे का चेहरा दिखा। उसकी आंखें चमक रही थीं
और उसने मुझसे कहा, मुझे बचाओ। मैंने तुरंत अपने पैर पीछे खींच लिए और बस के अगले हिस्से की ओर दौड़ा। मैंने ड्राइवर को सारी बात बताई। उसने कहा, तुम्हें जरूर कोई भ्रम हो रहा है, बस में कोई बच्चा नहीं है। लेकिन मैं जानता था कि मैंने जो देखा वह सच था। रात के करीब 5 बजे बस ने एक सुनसान सड़क पर रुककर अपना इंजन बंद कर दिया। ड्राइवर ने कहा कि अब हमें यहीं रुकना होगा और सुबह होने का इंतजार करना होगा। सभी यात्री बस से उतर गए और आसपास टहलने लगे। मैं भी बस से बाहर निकला और देखा कि हम एक पुराने और सुनसान गांव के पास थे। गांव में कुछ घर थे जो खंडहर जैसे लग रहे थे। मैंने वहां के एक घर की ओर बढ़ा और देखा कि दरवाजा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही मुझे एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वहां की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर कई पुरानी तस्वीरें बिखरी हुई थीं। जैसे ही मैंने तस्वीरों को देखा, मुझे उनमें वही परिवार दिखा जो उस बैग में फोटो में था, माँ, पिता और 2 बच्चे। मुझे ऐसा लगा मानो उन तस्वीरों में कुछ छिपा हो। मैंने तस्वीरों को उठाकर ध्यान से देखा तो उनमें से एक तस्वीर के पीछे लिखा था, हमारा बदला अभी बाकी है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने तस्वीरों को वहीं छोड़ दिया और वापस बस की ओर भागा। रास्ते में मुझे फिर से वही बच्ची दिखाई दी जो जोर जोर से रो रही थी। इस बार मैंने उसे अनदेखा किया और तेजी से बस की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं बस के पास पहुंचा, मैंने देखा कि बस के अंदर कुछ यात्री बेहोश पड़े थे। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ इन्हें? ड्राइवर ने कहा, पता नहीं, अचानक ये सब बेहोश हो गए। मैंने महसूस किया कि यहां कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। मैंने सभी यात्रियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे होश में नहीं आ रहे थे। तभी मुझे बस के पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते, ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बनने वाली है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत बस के अगले हिस्से की ओर भागा और ड्राइवर से कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। हम फंस चुके थे। तभी मैंने देखा कि गांव के खंडहर घरों से कई लोग बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे विकृत थे और आंखों में अजीब सी चमक थी। वे धीरे धीरे बस की ओर बढ़ने लगे। मेरी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने सभी यात्रियों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे अब भी बेहोश थे। अब मैं समझ चुका था कि हमें यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने ड्राइवर से कहा, हमें कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। ड्राइवर ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, बस भगवान का नाम लो। तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस के अंदर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और मैं चुपचाप बैठकर भगवान का नाम लेने लगा। जैसे ही वह साया मेरे पास पहुंचा, उसने मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, तुम बच नहीं सकते, यह जगह तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। मेरी आंखें बंद हो गईं और मैं बेहोश हो गया। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि बस के सभी यात्री जाग चुके थे और बस फिर से चलने लगी थी। मैंने ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ था? उसने कहा, मुझे नहीं पता, पर जैसे ही तुम बेहोश हुए सब कुछ सामान्य हो गया। अब तक सूरज उग चुका था और हम हैदराबाद पहुंचने वाले थे। मैंने अपने दोस्तों को इस यात्रा के बारे में बताया, पर वे अब भी इसे मेरी कल्पना कहकर हंसी में टाल देते थे। लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ भी हुआ वह सच था। उस रात की घटनाओं ने मेरे दिल में एक खौफनाक छाप छोड़ दी थी। आज भी जब मैं उस यात्रा को याद करता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। क्या वो सब मेरा भ्रम था या वास्तव में उस बस में कुछ था? यह सवाल आज भी मेरे मन में उलझा हुआ है। इस घटना के कुछ महीनों बाद मुझे फिर से हैदराबाद जाना पड़ा। इस बार मैंने बस से जाने का विचार छोड़ दिया और ट्रेन की टिकट बुक की। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अधूरा रह गया हो। ट्रेन की यात्रा आरामदायक थी और मैंने सोचा कि इस बार कुछ भी अजीब नहीं होगा। लेकिन रात के समय जब ट्रेन सुनसान इलाकों से गुजर रही थी, मुझे फिर से वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था। मेरे दिल में अब भी उस बस यात्रा की खौफनाक यादें ताजा थीं। मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे ट्रेन के कोच के दरवाजे पर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। मैंने झांक कर देखा तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और वह मुझे घूर रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई।
मैंने तुरंत अपनी सीट बदल ली और कोच के दूसरे हिस्से में जाकर बैठ गया। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। हर छोटी आवाज मुझे डराने के लिए काफी थी। ट्रेन जब सुबह हैदराबाद पहुंची तो मैंने चैन की सांस ली। अब मैं जानता था कि यह डरावनी घटनाएं मेरे साथ खत्म नहीं हुई हैं। वे अब भी मेरे पीछे हैं और मुझे नहीं छोड़ने वाली। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, वह खौफनाक साया हमेशा मेरे पीछे रहेगा। आज भी जब मैं अकेला होता हूं, मुझे वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। क्या वो सब मेरा भ्रम था या वास्तव में मेरे पीछे कुछ है? यह सवाल आज भी मेरे मन में उलझा हुआ है और शायद हमेशा रहेगा। हैदराबाद पहुंचने के बाद भी उस रात की खौफनाक यादें मुझे चैन से सोने नहीं देती थीं। मैं जानता था कि यह सब मेरी कल्पना नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों और सहकर्मियों से इस बारे में बात की, लेकिन वे इसे मजाक में उड़ा देते थे। कुछ समय बाद मैंने अपने दिमाग को साफ करने के लिए एक छुट्टी लेने का फैसला किया। मैं ऊटी के हरे भरे पहाड़ों में कुछ समय बिताना चाहता था। मैं जानता था कि मुझे अपने डर से निपटने का एक तरीका खोजना होगा। इसीलिए मैंने ऊटी की यात्रा के लिए ट्रेन की टिकट बुक की। ट्रेन यात्रा आरामदायक थी और मैं पहाड़ों की ताजगी भरी हवा में सांस लेने का इंतजार कर रहा था। लेकिन रात के समय जब ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी तो मुझे वही फुसफुसाहट की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही थीं। मैंने ट्रेन के दूसरे डिब्बे में जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। रात के करीब 2 बजे ट्रेन फिर से एक सुनसान जंगल के पास रुक गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। अचानक मुझे ट्रेन के बाहर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी और वह मुझे घूर रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर में दुबक गया। लेकिन वह फुसफुसाहट की आवाजें तेज होती जा रही थीं। मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन वह आवाजें मुझे परेशान करती रहीं। अगली सुबह जब ट्रेन ऊटी पहुंची तो मैंने चैन की सांस ली। मैंने अपने होटल में चेक इन किया और सोचा कि यहां मुझे सुकून मिलेगा। ऊटी की खूबसूरत पहाड़ियां और ठंडी हवा ने मेरे मन को कुछ हद तक शांत किया। लेकिन रात होते ही वही डरावनी आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। मुझे ऐसा लगा मानो वह बूढ़ी औरत मेरे कमरे में आ गई हो। मैंने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था। मैंने बत्ती जला दी और सारी रात जागता रहा। अगले दिन मैंने ऊटी की प्रसिद्ध झील की सैर की। वहां की शांत और सुंदर झील ने मेरे मन को कुछ हद तक शांत किया। मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरा वहम है और मुझे बस अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है। लेकिन रात होते ही वही खौफनाक फुसफुसाहट की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। इस बार मैंने तय किया कि मैं इसका सामना करूंगा। मैंने कमरे की बत्ती जलाई और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मुझे कमरे की दीवार पर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। मैंने देखा कि वह वही बच्ची थी जिसे मैंने बस में देखा था। उसने रोते हुए कहा, मुझे बचाओ। मैंने उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, हम यहां फंस गए हैं और हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। तभी मुझे कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते। ये जगह तुम्हारी कब्रगाह बन चुकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया और भगवान का नाम लेने लगा। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह सब मेरे साथ खत्म नहीं हुआ था। यह डरावनी साया अब भी मेरे पीछे था। अगले दिन मैंने ऊटी की सड़कों पर घूमते हुए एक पुरानी किताबों की दुकान देखी। मैंने सोचा कि शायद वहां मुझे कुछ सुराग मिले कि यह सब क्यों हो रहा है। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने उससे अपने अनुभवों के बारे में बताया और पूछा कि क्या वह मुझे कोई जानकारी दे सकता है। बूढ़े आदमी ने कहा, यहां से कुछ मील दूर एक पुराना मंदिर है। वहां के पुजारी के पास शायद तुम्हारे सवालों का जवाब हो। मैंने तुरंत मंदिर जाने का फैसला किया। मंदिर पहुंचने पर मैंने वहां के पुजारी से मुलाकात की। मैंने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई और पूछा कि यह सब क्यों हो रहा है। पुजारी ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हारे साथ कुछ आत्माएं जुड़ी हुई हैं जो अपनी मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। मैंने पूछा, मुझे क्या करना होगा? पुजारी ने कहा, तुम्हें उस बस में वापस जाना होगा और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी। मेरे दिल में डर और हिम्मत दोनों एक साथ थे। मैंने सोचा कि अगर यह तरीका मुझे इस खौफ से छुटकारा दिला सकता है तो मैं इसे जरूर करूंगा। मैंने अपनी हिम्मत जुटाई
और फिर से उसी बस सेवा की टिकट बुक की। इस बार मैंने तय किया कि मैं इन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा और इस खौफ से छुटकारा पाने की कोशिश करूंगा। रात के 11 बजे मैं फिर से उसी बस में सवार हुआ। बस ने अपनी यात्रा शुरू की और मैं अपनी सीट पर बैठ गया। इस बार मैं पूरी तरह से सतर्क था और हर आवाज पर ध्यान दे रहा था। रात के करीब 1 बजे बस फिर से उसी जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। अचानक मुझे वही फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और उन आत्माओं की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। बस फिर से उसी सुनसान ढाबे पर रुकी। मैंने देखा कि ढाबे के कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। इस बार उसने मेरी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हें यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज किया और प्रार्थना जारी रखी। बस ने फिर से अपनी यात्रा शुरू की। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी सीट के नीचे से किसी के खिसकने की आवाज सुनाई दी। मैंने झुककर देखा तो वहां वही बच्ची बैठी थी। उसने कहा, मुझे बचाओ। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद वह बच्ची गायब हो गई और मुझे एक सुकून भरी हवा महसूस हुई। रात के करीब 3 बजे बस फिर से एक सुनसान जगह पर रुक गई। ड्राइवर ने बताया कि इंजन में कुछ समस्या हो गई है और हमें कुछ देर यहां रुकना पड़ेगा। सभी यात्री नीचे उतर गए और आसपास का माहौल देखने लगे। मैं भी बस से उतरकर गांव के उस खंडहर घर की ओर बढ़ा जहां पिछली बार मुझे बूढ़ी औरत दिखाई दी थी। जैसे ही मैं घर के पास पहुंचा, मुझे अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने अंदर झांका तो देखा कि वहां एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी आंखों में डर था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा, हम यहां फंस गए हैं, हमें बचाओ। मैंने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। थोड़ी देर बाद वह बच्चा भी गायब हो गया और मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये आत्माएं अपनी मुक्ति चाहती थीं और मुझे उन्हें बचाना था। मैंने बस में लौटकर सभी यात्रियों से कहा कि हम सबको मिलकर प्रार्थना करनी होगी। सभी यात्री पहले तो अजीब लगे, लेकिन फिर मेरी बात मानकर प्रार्थना करने लगे। जैसे ही हम प्रार्थना कर रहे थे, मुझे बस के अंदर एक साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। मैंने ध्यान से देखा तो वह वही बूढ़ी औरत थी। उसने कहा, तुम्हारी प्रार्थना सफल हो रही है, लेकिन तुम खुद को नहीं बचा सकते। मेरे दिल में डर और साहस दोनों थे। मैंने प्रार्थना जारी रखी और भगवान से उन आत्माओं की मुक्ति के लिए विनती की। थोड़ी देर बाद मुझे एक तेज रोशनी महसूस हुई और वह साया गायब हो गया। बस के अंदर की हवा अब साफ और सुकून भरी लग रही थी। रात के करीब 5 बजे बस ने फिर से चलना शुरू किया। सभी यात्री अब शांत थे और मैंने महसूस किया कि हम सब ने मिलकर कुछ बड़ा काम किया था। सूरज उगते ही हम हैदराबाद पहुंच गए। मैंने चैन की सांस ली और सोचा कि शायद अब ये खौफनाक घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। हैदराबाद पहुंचने के बाद मैं अपने होटल में गया और सोने की कोशिश की, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक मुझे वही फुसफुसाहट की आवाजें फिर से सुनाई देने लगीं। मैंने चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं था। तभी मुझे कमरे के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनाई दी। मैंने दरवाजा खोला तो वहां वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने कहा, तुमने उन आत्माओं की मुक्ति की, लेकिन तुम खुद को नहीं बचा सके। तुम्हारा अंत अभी बाकी है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और भगवान का नाम लेने लगा, लेकिन वह फुसफुसाहट की आवाजें अब और तेज हो गई थीं। अब मुझे यकीन हो गया था कि यह खौफनाक साया कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं कहीं भी जाऊं, ये डरावनी आत्माएं हमेशा मेरे पीछे रहेंगी। मैंने अपने दोस्तों और परिवार को अलविदा कहने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरा अंत करीब था। कुछ दिनों बाद मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे होटल के कमरे में मृत पाया। मेरे चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और मेरी आंखें खुली हुई थीं, मानो मैं अब भी उस बूढ़ी औरत को देख रहा हूं। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह खौफनाक साया अब भी जीवित है और शायद किसी और का पीछा कर रहा है। इस डरावनी यात्रा का अंत नहीं हुआ है और शायद कभी नहीं होगा। मेरा नाम आदित्य है और यह घटना मेरे साथ 2023 के जून महीने में घटी थी। मैं जयपुर से हैदराबाद जा रहा था और मैंने रात की बस का टिकट बुक किया था। मुझे बस यात्राएं हमेशा से पसंद रही हैं, लेकिन उस रात की यात्रा ने मेरी जिंदगी बदल दी। रात के करीब 10 बजे मैंने बस स्टैंड पर पहुंचकर अपनी सीट ढूंढी। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी। मेरी बगल वाली सीट खाली थी और मेरे सामने एक बुजुर्ग दंपति बैठे थे। बस स्टैंड पर लगे बोर्ड पर लिखा था कि बस को रात 10:30 बजे रवाना होना है।
जैसे ही बस ने जयपुर छोड़ना शुरू किया, मैंने अपनी हेडफोन पहन ली और एक हॉरर पॉडकास्ट सुनने लगा। मुझे हमेशा से डरावनी कहानियों का शौक रहा है। बस धीरे धीरे हाईवे पर दौड़ने लगी और शहर की रोशनी पीछे छूटने लगी। रात के करीब 12 बजे बस एक सुनसान रास्ते पर आ गई। हाईवे पर सिर्फ हमारी बस ही नजर आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक बस का इंजन बंद हो गया और बस रुक गई। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों नीचे उतरे और इंजन को चेक करने लगे। बस के रुकते ही माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। बुजुर्ग दंपति आपस में फुसफुसा रहे थे और बाकी यात्री भी चिंतित नजर आ रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 25 साल रही होगी, बस में चढ़ी। उसने एक सफेद साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा चमक थी। लड़की ने बिना कुछ कहे मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, आपको कोई मदद चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी ने मुझे और भी असहज कर दिया। कुछ मिनटों बाद ड्राइवर और कंडक्टर बस में वापस आए और इंजन चालू हो गया। बस फिर से चलने लगी, लेकिन अब मुझे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। लड़की की उपस्थिति ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। मैंने फिर से पॉडकास्ट सुनने की कोशिश की, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस लड़की की ओर जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद बस अचानक से फिर से रुक गई। इस बार ड्राइवर ने बताया कि आगे रास्ता बंद है और हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। बस के रुकते ही वो लड़की उठी और बस से बाहर चली गई। मैंने उसके पीछे चलते हुए देखा, लेकिन अंधेरे में वो गायब हो गई। अब बस में एक अजीब सा तनाव फैल गया था। बुजुर्ग दंपति ने अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया, यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें यहां से निकलना होगा। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। बस के अंदर बाकी यात्री भी बेचैन हो गए थे। तभी बस के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। ड्राइवर और कंडक्टर तुरंत नीचे उतरे और देखने लगे। मैंने भी हिम्मत जुटाई और बस से बाहर निकला। बाहर का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप गई। वो लड़की जो बस में बैठी थी, अब एक पेड़ के नीचे खड़ी थी और उसके चारों ओर अजीब सी रोशनी फैल रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों उस लड़की की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो हवा में उठने लगी। अब यह साफ हो चुका था कि वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी। वो एक भूतिया आत्मा थी जो बस में सफर कर रही थी। अचानक बस के अंदर से बाकी यात्रियों की चीखें सुनाई दी। मैं तुरंत बस के अंदर भागा और देखा कि सभी यात्री बेहोश पड़े थे। बुजुर्ग दंपति भी बेहोश थे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और स्थिति बताई। करीब आधे घंटे बाद पुलिस वहां पहुंची और सभी यात्रियों को अस्पताल ले जाया गया। जांच के बाद पता चला कि बस के अंदर किसी तरह का जहरीला गैस छोड़ा गया था, जिससे सभी बेहोश हो गए थे। लेकिन वो लड़की, उसका कोई पता नहीं चला। अस्पताल में कुछ दिनों के इलाज के बाद सभी यात्री ठीक हो गए, लेकिन वो घटना आज भी मेरी यादों में ताजा है। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी और उस बस यात्रा ने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी डरावनी कहानियां सच भी हो सकती हैं। मैंने उस रात को कभी नहीं भुला पाया और अब जब भी मैं बस यात्रा करता हूं तो मुझे वो भयानक लड़की याद आ जाती है। जयपुर से हैदराबाद की वो यात्रा मेरे लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं घर लौट आया, लेकिन उस रात की घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा था। रात में नींद नहीं आती थी और हर छोटी आवाज मुझे डराने लगी थी। वो लड़की और उसकी खौफनाक मुस्कान बार बार मेरी आंखों के सामने आ जाती थी। मैंने उस घटना के बारे में अपने कुछ दोस्तों को बताया, लेकिन किसी ने भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। सबने यही कहा कि हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो या फिर कोई और बात हो, लेकिन मेरे लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह हकीकत थी और इस हकीकत का सामना मुझे हर रात करना पड़ रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह सब भूलकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट आऊं, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। कुछ हफ्तों बाद मुझे हैदराबाद में एक नया जॉब ऑफर मिला। मैंने सोचा कि शायद शहर बदलने से मेरा मन बदल जाएगा और मैं उस घटना को भूल पाऊंगा। मैंने ऑफर स्वीकार कर लिया और फिर से एक बार जयपुर से हैदराबाद की बस यात्रा की तैयारी करने लगा। इस बार मैंने एक अलग बस कंपनी का चुनाव किया और रात के बजाय दिन की बस यात्रा की योजना बनाई। बस यात्रा की शुरुआत सामान्य रही। मैं अपने साथ एक किताब लेकर आया था ताकि समय बीत सके, लेकिन जैसे जैसे बस आगे बढ़ने लगी मुझे फिर से वो पुरानी घटना याद आने लगी। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की
और किताब पढ़ने में ध्यान लगाया। बस एक सुनसान हाईवे पर पहुंची और मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर का दृश्य एकदम शांत था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान बढ़ रहा था। जैसे ही हम उस जगह के करीब पहुंचे जहां पिछली बार बस रुक गई थी, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानता था कि यह सिर्फ मेरा डर था, लेकिन फिर भी मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अचानक बस फिर से रुक गई। ड्राइवर ने घोषणा की कि बस का इंजन फिर से खराब हो गया है और हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। मैंने खिड़की से बाहर देखा और वहां वही पेड़ नजर आया जहां उस रात वो लड़की खड़ी थी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बस के बाहर उतरते ही मैंने देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर इंजन को चेक कर रहे थे। तभी मैंने एक छाया देखी जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रही थी। मेरी सांसें थम गईं। वो वही लड़की थी, उसी सफेद साड़ी में, उसी खौफनाक मुस्कान के साथ। मैंने तुरंत अपनी सीट पर लौटकर बैठने का प्रयास किया, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए थे। लड़की धीरे धीरे बस के पास पहुंची और अंदर आ गई। बस में बैठे सभी यात्री हैरान थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा था। उसने मेरी ओर देखा और एक धीमी भयावह आवाज में कहा, तुम फिर से आए हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कोशिश की कि उससे बात करूं। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें अब भी काली थीं और उसकी मुस्कान और भी डरावनी हो चुकी थी। वो लड़की बस के अंदर सभी यात्रियों की ओर देख रही थी, जैसे कि वो किसी को ढूंढ रही हो। अचानक उसने एक बच्चे की ओर इशारा किया जो अपनी मां की गोद में बैठा था। ये वही है, उसने कहा और बच्चे की ओर बढ़ने लगी। बच्चे की मां डर के मारे चिल्लाने लगी, कृपया उसे छोड़ दो। लेकिन लड़की ने बच्चे को उठाया और बाहर की ओर ले जाने लगी। सभी यात्री चिल्ला रहे थे, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। मैं भी हिम्मत जुटाकर उसके पीछे भागा। बस के बाहर आते ही लड़की ने बच्चे को छोड़ दिया और अंधेरे में गायब हो गई। बच्चा रो रहा था और उसकी मां उसे संभाल रही थी। मैंने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी बस का इंजन चालू हो गया और बस तेजी से चलने लगी। मैं तुरंत बस में वापस गया और देखा कि ड्राइवर और कंडक्टर दोनों बेहोश पड़े थे। बस अब खुद ब खुद चल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया, लेकिन बस की गति इतनी तेज थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक बस एक खाई की ओर मुड़ गई। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन बस के ब्रेक फेल हो चुके थे। बस खाई में गिरने वाली थी। सभी यात्री चिल्ला रहे थे और मैं बस की गति को कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार था। बस तेजी से खाई में गिर गई और मुझे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। अगली बात, मुझे अस्पताल में होश आई। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर डॉक्टर और नर्सें खड़ी थीं। मेरे पास मेरे कुछ दोस्त भी थे। मुझे बताया गया कि बस दुर्घटना में कई लोग मारे गए थे और मैं उन कुछ लोगों में से था जो बच गए थे। मेरा दिल टूट गया। मैंने अपनी जान बचाई, लेकिन कई मासूम जिंदगियां उस हादसे में चली गईं। वो लड़की, उसकी खौफनाक मुस्कान और वो घटना अब भी मेरी यादों में ताजा है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ, लेकिन एक बात साफ थी कि मैं कभी उस डरावनी रात को नहीं भूल पाऊंगा। आज भी जब मैं जयपुर से हैदराबाद की यात्रा के बारे में सोचता हूं, तो मेरे दिल में वही खौफनाक तस्वीरें उभर आती हैं। मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो बस यात्रा मेरे लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई है और अब मैं बस यात्रा करने से कतराता हूं। मेरे दोस्त और परिवार मुझे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन मेरे लिए यह एक कड़वी सच्चाई है। अब मेरी जिंदगी में एक ही सवाल बार बार आता है, वो लड़की कौन थी और क्यों उसने हमें निशाना बनाया? और शायद इस सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।